3500 ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया में बने पहिए को इंसानियत का पहला सॉफ्टवेयर अपडेट मान लें, तो आज के स्मार्टफोन तक का सफर कैसे तय हुआ? ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाली एनालॉजी बहुत सटीक है, क्योंकि पहिए ने असल में इंसान के काम करने के बुनियादी जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसे ही बदल दिया। हाँ, पहले सामान ढोने के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत पर निर्भर रहना पड़ता था, और पहिए ने उसे अचानक कई गुना बढ़ा दिया। ये लॉजिस्टिक्स का पहला बड़ा अपग्रेड था। और अगर इसी नजरिए से हम थोड़ा आगे बढ़ें तो जोहान्स गुटेनबर्ग का 1440 का प्रिंटिंग प्रेस, हाँ। मतलब वो तो एक और बड़ा अपडेट था। बिल्कुल, गुटेनबर्ग से पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। ज्ञान सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित था। हाँ, और छपाई की मशीन ने विचारों को पंख दे दिए। तो क्या हम इसे 15वीं सदी का वायरल इंटरनेट कह सकते हैं, जहां एक विचार रातों रात हजारों लोगों तक पहुंचने लगा? बिल्कुल कह सकते हैं। और इस वायरल नेटवर्क ने एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर डाला। जब विचार इतनी तेजी से सफर कर सकते हैं तो लोगों ने सोचा, हमारा शरीर क्यों नहीं? अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प कड़ी है। हाँ, और यहीं से भौतिक परिवहन की रूपरेखा बदलनी शुरू हुई। जैसे 1769 में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन में जो सुधार किए। तो क्या वो पूरी तरह से नई मशीन नहीं थी? नहीं, असल में थॉमस न्यूकोमैन का एक पुराना इंजन था जो बहुत ज्यादा कोयला पीता था और काफी धीमा था। तो वॉट ने उसमें एक अलग कंडेंसर जोड़ दिया। अच्छा। जिससे भाप की ताकत कई गुना बढ़ गई। अब इंजन को सिर्फ पानी खींचने के लिए नहीं बल्कि पहियों को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। और भाप की उस ताकत का मतलब सबसे शानदार प्रदर्शन हमने जॉर्ज स्टीफेंसन के 1814 के लोकोमोटिव में देखा। हाँ, और उनके 1829 के मशहूर रॉकेट इंजन में। उस दौर की कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है, जब पहली बार लोहे की एक विशाल मशीन आग और भाप उगलते हुए पटरियों पर दौड़ी होगी। लोगों को तो वो किसी जादुई ड्रैगन जैसी लगी होगी। बिल्कुल, इसने शारीरिक ताकत की सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन गति की ये भूख केवल शरीर तक सीमित नहीं थी। भौतिक परिवहन तो तेज हो गया था, पर संदेश अभी भी ट्रेनों या घोड़ों पर ही निर्भर थे। और इस रुकावट को 1844 में सैमुअल मोर्स की टेलीग्राफ ने तोड़ा, है ना? बिल्कुल, और टेलीग्राफ का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। मोर्स ने अक्षरों को बिजली के पल्स में, मतलब शॉर्ट और लॉन्ग बीप्स में बदल दिया। शॉर्ट और लॉन्ग बीप्स? हाँ, और पहली बार कोई संदेश तारों के माध्यम से लगभग प्रकाश की गति से सफर कर रहा था। मोर्स के पहले संदेश का वो नाटकीय पहलू मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करता है। उन्होंने टाइप किया था, व्हाट हैथ गॉड रॉट, यानी ईश्वर ने ये क्या किया है। वो सिर्फ एक वाक्य नहीं था। नहीं, वो इस बात का एहसास था कि इंसान ने मीलों की दूरी को एक छोटे से बीप बीप साउंड में समेट दिया है और एक नए युग की शुरुआत कर दी। फिर टेलीग्राफ के ये बीप्स आगे चलकर और भी परिष्कृत हुए। 1876 में अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल के टेलीफोन ने इस तकनीक को एक कदम और आगे बढ़ाया। बिल्कुल, अब तारों के जरिए सिर्फ कोड नहीं, इंसान की असल आवाज सफर कर रही थी। माइक्रोफोन में आवाज की तरंगें बिजली की तरंगों में बदल जाती थीं। और दूसरे छोर पर वापस आवाज में। कमाल है। और फिर 1879 में थॉमस एडिसन का कार्बन फिलामेंट वाला लाइट बल्ब। मतलब बल्ब का सिद्धांत तो यही था ना कि जब बिजली एक पतले तार से गुजरती है तो वो गर्म होकर रोशनी ही देता है। हाँ, और उसे ऑक्सीजन से बचाने के लिए एक वैक्यूम ग्लास में रखा जाता है। तो इस तरह 19वीं सदी के अंत तक इंसान ने रात के घने अंधेरे और मीलों की भौतिक दूरी, हाँ, दोनों पर अपनी जीत हासिल कर ली थी। लेकिन यहाँ मुझे ना एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? आमतौर पर आविष्कार का मतलब होता है कोई मशीन बनाना, जैसे इंजन या टेलीफोन। लेकिन 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, वो किसी मशीन का निर्माण तो नहीं था। मुझे लगता है कि ये ब्रह्मांड के इंस्ट्रक्शन मैनुअल को डिकोड करने जैसा था। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आगे की मशीनों को बनाने के लिए पहले उन अदृश्य ताकतों को समझना जरूरी था जो आंखों से दिखाई नहीं देती। भौतिकी और रसायन विज्ञान ही वो नींव है जिस पर इंजीनियरिंग खड़ी होती है। बिल्कुल। और अदृश्य ताकतों की बात करें तो विज्ञान का सबसे बड़ा अभियान था सब एटॉमिक मैट्रिक्स, यानी परमाणु की गहराई को समझना, जो कि जॉन डाल्टन के 1803 के परमाणु सिद्धांत से शुरू हुआ था। हाँ, कि हर चीज ठोस परमाणुओं से बनी है, जैसे छोटी छोटी बिलियर्ड बॉल्स। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब वैज्ञानिकों ने इन बॉल्स के अंदर झांकने का तरीका खोजा। पर किसी ऐसी चीज के अंदर कैसे झांका जाए जिसे सबसे अच्छे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता? मतलब ये किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं लगता, है ना? इसके लिए उन्होंने सीधे देखने के बजाय ट्रेसिंग का सहारा लिया। 1897 में जे थॉमसन ने फर्डिनेंड ब्राउन की कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया। अच्छा। इस ट्यूब में जब वैक्यूम के अंदर बिजली छोड़ी गई तो एक चमकती हुई किरण पैदा हुई जो मैग्नेट की तरफ मुड़ रही थी। तो थॉमसन समझ गए कि परमाणु ठोस नहीं है। बिल्कुल, उसके अंदर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं जिन्हें उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। अरे वाह! और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई? 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की एक बहुत पतली पन्नी पर कणों की बौछार की। जब कुछ कण टकराकर वापस लौटे तो पता चला कि बीच में एक भारी सकारात्मक चार्ज वाला केंद्र है। हाँ, जिसे प्रोटॉन नाम दिया गया।
और वैसे ये 1886 में यूजीन गोल्डस्टीन की एनोड रेज की खोज से जुड़ा था। और फिर 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी। सही कहा, पजल का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया। परमाणु के अंदर ये उथल पुथल चल रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया में प्रकृति को एक क्रम में रखने की जद्दोजहद भी चल रही थी। आप पीरियोडिक टेबल की बात कर रही हैं। हाँ, 1869 में दिमित्री मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों को उनके वजन और गुणों के आधार पर एक ग्रिड में सजाने का सबसे बेहतरीन प्रयास था वो। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि मेंडलीव ने अपनी टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ दी थी, ये भविष्यवाणी करते हुए कि वहां भविष्य में नए तत्व खोजे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भी। 1894 में सर विलियम रैमजे ने आर्गन और हीलियम जैसी अक्रिय गैसें, इनॉर्ड गैसेस, हाँ, उन्हें खोजकर उस टेबल के खाली हिस्सों को भर दिया। तत्वों की इस समझ के साथ साथ इंसान ऊर्जा को एक दिशा देने की कला भी सीख रहा था। बिल्कुल, जैसे 1799 या 1800 के आसपास एलेसेंड्रो वोल्टा ने दुनिया की पहली बैटरी बनाई। तांबे और जिंक की प्लेट्स के बीच नमक के पानी में भीगा हुआ गत्ता रखा, जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और बिजली बहने लगी। हाँ, और इसी बिजली का इस्तेमाल करके 1824 में विलियम स्टर्जन ने विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, लोहे पर तार लपेटकर बिजली गुजारी और वो चुंबक बन गया। और इन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर 1873 में जेनोबे ग्रामे ने डीसी मोटर का आविष्कार किया, जिसने आधुनिक कारखानों और उद्योगों की पूरी मशीनरी का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। सही कहा। लेकिन देखिए, विज्ञान का सफर हमेशा केवल सृजन का तो नहीं रहा है। आपका इशारा किस तरफ है? इसी सदी में रसायन विज्ञान के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन और कार्ल विल्हेम शीले और जोसेफ प्रिस्ली ने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की खोज की। और दूसरी तरफ 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार कर दिया, नाइट्रोग्लिसरीन जैसे अस्थिर रसायन को मिट्टी में मिलाकर सुरक्षित रूप से विस्फोट करने का तरीका। हाँ, पहाड़ों को तोड़ने के लिए बना था, लेकिन विनाश का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया। देखिए, विज्ञान की प्रकृति ही यही है, वो तटस्थ होता है। ऑक्सीजन और डायनामाइट दोनों रसायन विज्ञान के ही हिस्से हैं। ये तो है। जब इंसान ने इन ताकतों को समझ लिया तो एक नया मोड़ आया। ध्यान अब मशीनों से हटकर खुद के शरीर पर केंद्रित होने लगा। मतलब लेंस का रुख अब बाहरी दुनिया से मुड़कर भीतर की ओर हो गया। बिल्कुल। और इस बदलाव की शुरुआत 1595 में हैंस लिपशे और ज़करियास जॉनसन के माइक्रोस्कोप से मानी जा सकती है। वो माइक्रोस्कोप एक गुप्त दरवाजा था। हाँ, जिसे खोलने पर 1676 में एंटनी वैन लुवेनहॉक ने पानी की एक बूंद में पहली बार बैक्टीरिया तैरते हुए देखे। इंसान को पता चला कि उसके चारों ओर न दिखने वाले जीवों की एक पूरी सेना मौजूद है। और उस दरवाजे के खुलने के बाद तो चिकित्सा विज्ञान में चमत्कारी होने लगे। 1628 में विलियम हार्वे ने साबित किया कि दिल भावनाएं पैदा नहीं करता, बल्कि एक मैकेनिकल पंप है जो पूरे शरीर में खून घुमाता है। लेकिन खून के इस रहस्य में एक पेच था। हाँ। गलत खून चढ़ाने से मौत हो जाती थी, जिसका जवाब 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया, ब्लड ग्रुप्स की खोज करके। ABO। हर खून की एक रासायनिक पहचान होती है, ये पता चला। जिसमें अनगिनत जाने बचाएं। जाने बचाने की बात हो रही है तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की कहानी तो हमेशा हैरत में डालती है। वो तो एक सेरेंडिपिटी थी, एक इत्तेफाक। हाँ, फ्लेमिंग अपनी लैब में एक पेट्री डिश खुली छोड़ गए जिस पर फफूंद उगाई। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उस फफूंद के आसपास के सारे बैक्टीरिया मर चुके थे। मतलब इस छोटी सी लापरवाही ने दुनिया को उसकी पहली एंटीबायोटिक दे दी। लेकिन बीमारियों से लड़ने का जो दूसरा हथियार था वो पूरी तरह से रणनीति पर आधारित था। वैक्सीन। बिल्कुल। 1796 में एडवर्ड जेनर का मैकेनिज्म देखिए। उन्होंने काउपॉक्स के हल्के वायरस का इस्तेमाल करके शरीर को एक ट्रेनिंग दी ताकि इम्यून सिस्टम असली चेचक के वायरस से लड़ सके। हाँ, और इसी सिद्धांत पर लुई पास्चर ने रेबीज और एंथ्रेक्स का टीका बनाया, फिर जॉनस साल्क का पोलियो का और मॉरिस हिलेमैन का रुबेला का टीका। मतलब शरीर को बीमारी होने से पहले ही सुरक्षा कवच मिल गया। सही कहा। लेकिन इलाज के साथ दर्द का प्रबंधन भी तो जरूरी था। पुराने समय में सर्जरी के बारे में सोचना उफ, रूह कपा देता है। दर्दनाक इतिहास था वो। लेकिन 1831 में ई सुबेरान की क्लोरोफॉर्म की खोज और थॉमस ग्रीन मॉर्टन द्वारा एनेस्थीसिया का उपयोग, हाँ, जिसने नर्वस सिस्टम के दर्द महसूस करने वाले सिग्नल्स को ही ब्लॉक कर दिया। कमाल है। अच्छा, दर्द से राहत तो मिल गई, लेकिन पोषण विज्ञान में जो बदलाव आया वो भी शरीर को समझने का बिल्कुल नया नजरिया था। बिल्कुल। अगर शरीर एक इंजन है तो 20वीं सदी तक लगता था कि इसे चलने के लिए सिर्फ कैलोरी चाहिए। लेकिन भरपूर खाना खाने वाले भी रहस्यमय बीमारियों का शिकार हो रहे थे, जैसे नाविकों को स्कर्वी हो जाती थी। हाँ, कैलोरी पूरी मिल रही थी, फिर भी शरीर अंदर से टूट रहा था। ये तो ऐसा हुआ ना कि गाड़ी में पेट्रोल तो फुल है, लेकिन आप इंजन ऑयल डालना भूल गए। बहुत सटीक एनालॉजी है। और 1912 में कैसिमिर फंक ने उसी इंजन ऑयल की पहचान की। भोजन में कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो ऊर्जा नहीं देते, मेटाबॉलिज्म के स्विचेस की तरह काम करते हैं, जिन्हें उन्होंने विटामिन नाम दिया। फ्रेडरिक जी हॉपकिंस ने विटामिन ए बताया, क्रिश्चियन ईस्टमैन ने विटामिन B1 और एल्बर्ट सार्जेंट कियोर्गी ने विटामिन C खोजकर उसी स्कर्वी का इलाज ढूंढ लिया। बिल्कुल, इंसान अपने शरीर के इंजन को ट्यून कर रहा था। और जब शरीर पर इतनी पकड़ बन गई तो अगला कदम मस्तिष्क की सीमाओं को बढ़ाना था।
डेटा याद रखना, गणना करना दिमाग को थका देता है। इसीलिए मशीनों का सहारा लिया गया और अक्सर लगता है कि कंप्यूटिंग स्क्रीन और कीबोर्ड से शुरू हुई। लेकिन जड़ें तो 1623 में विल्हेम शिकार्ड के ऑटोमेटिक कैलकुलेटर तक जाती हैं, जो गियर्स और पहियों पर चलता था। और 1941 में कॉनराड ज़्यूस का Z3 कंप्यूटर, जो रिले और स्विचेस की खटखट के साथ काम करता था। लेकिन आज के सुपर फास्ट स्मार्टफोन्स तक पहुंचने के बीच वो कौन सा पुर्जा था जिसने डिजिटल क्रांति की नींव रखी? वो था ट्रांजिस्टर। 1947 में बेल लैब्स में बार्डीन, ब्रैटन और शॉकले ने इसे बनाया। इससे पहले तो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे ना? हाँ, जो गर्म होते थे और फ्यूज हो जाते थे। ट्रांजिस्टर ने इस पूरी समस्या को सिलिकॉन के एक छोटे से टुकड़े में समेट किया। और यही वो छोटा स्विच था जिसने 1971 में इंटेल के टेड हॉफ को दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाने की ताकत दी। एक कमरे के आकार का कंप्यूटर एक चिप में आ गया। पर हार्डवेयर छोटा होने के बाद मशीनों को आपस में बात करना सिखाना भी तो एक चुनौती थी। और यहीं से नेटवर्क का युग शुरू हुआ। विंडसर्फ और बॉब कान ने TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया, एक यूनिवर्सल भाषा। और 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बना दिया। सारा ज्ञान एक क्लिक की दूरी पर। अच्छा, इस डिजिटल नेटवर्क के कुछ तथ्य ना मुझे वाकई मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे 1971 में रे टॉमलिंसन ने जब पहला ईमेल भेजा तो सेंडर और नेटवर्क को अलग करने के लिए @ चुना, जो आज हमारी डिजिटल पहचान है। और हमें लगता है कि स्मार्टफोन नई सदी की देन है, लेकिन IBM ने 1992 में ही सिमोन नाम का टच स्क्रीन डिवाइस बना लिया था। और 1996 में अजय भट्ट का USB आविष्कार, प्लग एंड प्ले की सहूलियत। बिल्कुल, लेकिन ये तकनीकी उछाल सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं था, भौतिक दुनिया भी बदल रही थी। हाँ, विलीज कैरियर का 1914 का एयर कंडीशनर, जिसका मकसद इंसानों को ठंडक देना नहीं, कागज को नमी से बचाना था। अरे वाह! और 1851 में जेम्स हैरिसन का रेफ्रिजरेटर। और फिर नजरें आसमान की तरफ उठी। 1903 में राइट ब्रदर्स ने लिफ्ट और थ्रस्ट का उपयोग कर हवाई जहाज उड़ा दिया। और रॉबर्ट एच गुडार्ड ने 1926 में लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन बना दिया, अंतरिक्ष के वैक्यूम में उड़ने के लिए। और फिर एडविन हबल ने दूरबीन से देखकर बताया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। 16वीं सदी में कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी केंद्र नहीं है, और हबल ने उस नजरिए को अनंत तक खींच दिया। इस पूरे डैशबोर्ड का विश्लेषण करें ना, तो एक बात साफ है, ज्ञान कभी आइसोलेशन में काम नहीं करता। कोपरनिकस का तारों को देखना, जेम्स वॉट का भाप समझना, इंटेल का चिप बनाना, ये सब मानवीय जिज्ञासा की एक ही अखंड रेखा है। बिल्कुल, कोई भी खोज अचानक नहीं होती। हाँ, रोजमर्रा की चीजों को देखें। 1855 में जेई लैंडस्ट्रॉम की सेफ्टी मैचेस, या 1882 में शाइला विलर का इलेक्ट्रिक पंखा। सबके पीछे यूरेका मोमेंट और असफलताएं छिपी हैं, लेकिन इन्हीं मोमेंट से एक महत्वपूर्ण पैटर्न दिखता है। कौन सा पैटर्न? हर बड़े आविष्कार ने एक समस्या तो सुलझाई, लेकिन अनजाने में एक नई चुनौती खड़ी कर दी। वॉट के इंजन और रेलवे ने दूरियां मिटाई, लेकिन कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण की समस्या खड़ी कर दी। सही। ये बहुत गहरा नजरिया है। इसी तरह ट्रांजिस्टर और इंटरनेट ने सूचनाओं को मुफ्त कर दिया, लेकिन डिजिटल थकान और अकेलेपन को जन्म दे दिया। और एंटीबायोटिक्स ने महामारियां रोकी, तो आज सुपर बग्स की चुनौती खड़ी हो गई है। इसका अंत ये नहीं है कि प्रगति गलत है, ये विकास की एक चक्रीय प्रक्रिया है। हर समाधान एक नया सवाल लाता है। ये से लेके वर्ल्ड वाइड वेब तक का ये सफर सच में अद्भुत रहा है। इस पूरी श्रृंखला को समझने के बाद एक ऐसा सवाल उभरता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। वो क्या? कि इंसानियत का अगला बड़ा आविष्कार आज की किस समस्या को सुलझाएगा, और जब वो समस्या सुलझ जाएगी तो भविष्य के लिए कौन सा अनपेक्षित सच पैदा होगा। क्या अगला सॉफ्टवेयर अपडेट भौतिक दुनिया को बदलेगा या हमारी चेतना को? ये सोचने वाली बात है। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार तक ज्ञान के इस सफर में खोजते रहिए और नए सवालों से टकराते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए।